हेलो दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पे वीडियो मिलते रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में है, जिसमें कि मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड चुने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न पास्ट में दिए हैं। जैसे कि 17 म्यूचुअल फंड मैंने चुने हैं और वो भी सारे डायरेक्ट प्लान के रिगार्डिंग तो जान लेते हैं। तो जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड रैंकिंग है, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से मैंने चुना है। तो इसमें से 17 म्यूचुअल फंड मैंने चुना है टोटल। तो पहला देख लीजिए, एस बी आई ई एल एस एस है, एच डी एफ सी ई एल एस है, पराग पारिक फ्लेक्सी है, आई सी आई सी आई है, एच डी एफ सी बैंक है। ऐसे ही काफ़ी और भी फंड्स है, तो आप नाम पढ़ लीजिए। तो प्लान्स देख लीजिए, तो सारी के सारे डायरेक्ट प्लान्स है। तो म्यूचुअल फंड में दो ही प्लान्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और सेकंड होता है रेगुलर। तो रेगुलर, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो रेगुलर का मतलब उसमें एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है कंपनी और आपके बीच में। तो वो ब्रोकर आपसे म्यूचुअल फंड बाय करवाता है तो उसको कुछ कमीशन मिल जाता है कंपनी के थ्रू। तो वो जो फंड होता है, अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हो जिसमें कि ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, तो आपको वो फंड महंगा मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको ये फंड सस्ता मिलेगा, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हो तो कोई भी अलग से चार्जेस आपको देने की गरज नहीं है। तो पहला कैटेगरी देख लीजिए फंड की, ई एल एस एस है। तो ई एल एस एस का फुल फॉर्म क्या है? इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम। मतलब कि जिन लोगों को फ्यूचर में सेविंग करना है अपने अमाउंट का और टैक्स वगैरह बचाना है तो वो ये फंड चूज करते हैं, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड मतलब फंड मैनेजर जो होता है वो हर एक कैटेगरी में जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, जो भी उसको सही लगता है उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, ठीक है। फोकस फंड में देख लीजिए, किसी एक चीज़ पे फोकस करता है, किसी एक सेक्टर पे फंड मैनेजर फोकस करता है। जैसे कि अगर फार्मेसी अगर उसको पसंद है तो वो फार्मा सेक्टर पे ही फोकस करके वो फंड बनाता है, ठीक है। लार्ज कैप मिड कैप फंड, जैसे कि लार्ज कंपनी और मिड कैप इसमें लिया जाता है, ठीक है। सेक्टोरिकल फंड की बात करें तो इसमें कैसा होता है, पर्टिकुलर फंड मैनेजर ना एक सेक्टर को चूज करता है। जैसे कि ऑयल हो गया, फार्मेसी हो गया, या टायर्स की हो गई, तो वो इस जगह से वो फंड चुनता है। वैल्यू फंड का मतलब ये होता है कि जो फंड मैनेजर जो होता है ना, वो अंडर वैल्यू कंपनी को ढूंढता है, वो कंपनी को अपने फंड में जगह देता है, ठीक है। तो रिटर्न की बात कर लीजिए 1 वीक से मैंने 10 साल तक का चूज किया है। तो 16% का पहला मिला, ये 17, और सबसे हाई 19 है, फिर उससे भी हाई 20% का है। तो आप देख सकते हो 19% का किसने दिया है? पराग पारिक फ्लेक्सी फंड ने दिया है। और 20% का किसने दिया है? बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया है, ठीक है, डायरेक्ट फंड ने। और भी 20% का रिटर्न किसने दिया है? डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेस ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 17 के 17 कंपनी को नहीं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एक कंपनी एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फंड में आपको देखना क्या है अगर आप उसको चूज़ करते हो, ठीक है। तो पहला कंपनी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, दो ही कैटेगरी होता है, रेगुलर और डायरेक्ट। तो आप जब भी बाय करोगे तो डायरेक्ट वाला बाय कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ब्रोकरेज वगैरह नहीं देना पड़ता, कमीशन नहीं देना पड़ता। अगर आप ये करोगे तो इसमें कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान करना है। कैटेगरी ELSS है। फंड हाउस देख लीजिए, ये है। NAV का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट असेट वैल्यू। ये क्या होता है? ये जो फंड का जो असेट वैल्यू होता है ये आप बाय करते हो, तो मतलब आपको उसमें शेयर्स नहीं मिलते, आपको उसमें यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल शेयर्स होते हैं। तो आप वो सब बाय कर रहे हो लेकिन आपको उसके कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स मिलते हैं जिसको कि यूनिट बोलते हैं, ठीक है। फंड का साइज देख लो, 16,000 रुपया है। एक्सपेंस रेशो देख लीजिए, 1.09 है। एक्सपेंस रेशो आप ये भी बोल सकते हो कि जो फंड मैनेजर फंड बनाता है वो अपना कट रखता है, आपको इतना पैसा उसको देना ही है।
तभी वो फंड मैनेज करेगा एक्टिव तरीके से। आप फंड इसलिए तो चूज़ कर रहे हो कि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपका पैसा आप फंड मैनेजर को दे रहे हो कि वो अच्छे से आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो वो फ्री में तो काम करने वाला नहीं है, तो आपसे वो कुछ चार्ज करेगा, तो ये चार्ज करता है। और काफ़ी सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है कि अगर आप फंड को पूरा बेच रहे हो तो आपको एग्जिट लोड भी लगता है। तो आप ये एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड, ये दोनों चीज़ को कंपेयर करना आप जो भी फंड कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज आपके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे अगर ये हायर रहेंगे। तो आप देखना कि कम से कम होना चाहिए एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड भी, ठीक है। क्रिसिल की रेटिंग देख लो। तो क्रिसिल की रेटिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसिल एक्चुअल में है क्या। क्रिसिल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एजेंसी है जो ब्रोकर इन्वेस्टमेंट फर्म्स को रेटिंग देती है कि आपका ये सेक्टर अच्छा है खराब है, तो वो इसने उसके बेस पे इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेते हैं बाय और सेल का। तो क्रिसिल की रेटिंग देख लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग मिली है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने भी बोला है वेरी गुड परफॉर्मेंस अमंग द पीयर्स। यहाँ पे रिक्स और वेरी हाई सब कुछ बता के रखा है। ईएलएसएस की बात करें तो यहाँ पे फंड एलोकेशन कैसे किया है, 93% डोमेस्टिक है, मतलब इंडियन मार्केट में ही गया है। उसमें से 63% लार्ज कैप में, 3.59 मिड कैप में है और स्मॉल कैप में 7.28 पे। मतलब कि इन्होंने काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप को मिला के धीरे धीरे एक फंड बनाया है, जिससे कि इनका अलोकेशन भी अच्छा है, ठीक है। सूटेबल फॉर इन्वेस्टर जो 3 साल के लॉकिंग पीरियड के लिए देख रहे हैं। तो मतलब इधर पे 3 साल की बात ही क्यों आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ कुछ फंड में ना लॉकिंग पीरियड होता है, तो ये फंड में ना 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। तो अगर आपको इसको आसान भाषा में मैं समझाऊँ तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया इस फंड में डाल दिया तो आप 3 साल तक उसको सेल नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। 3 साल के बाद ही आप सेल कर पाओगे। तो इसमें 3 साल तक का लॉकिंग पीरियड है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स है, ठीक है। ये रिटर्न्स का चार्ट देखने से पहले ना मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि हमने गूगल खोल लिया है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा टाइप करना है एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आ गए, एंजल वन, ग्रो, एसबीआई सिक्योरिटीज और भी काफ़ी सारे। तो आप कोई भी एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे दिखा है, एंटर अमाउंट डालो 5,000 और यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब आप कितने साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको रेट कितना एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, और यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है ये आएगा, ठीक है। तो अज्यूम करते कि आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार की है और आप इन्वेस्टिंग को लेके सीरियस हो, ठीक है। तो आप महीने का 5,000 इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। तो देख लेते हैं 5 साल का, देखिए 12% के हिसाब से तो आप कितना 3 लाख डाल रहे हो, आपको मिल रहा है 1,12,000 रुपया, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसको 15% कीजिए। एक एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको 10 साल कीजिए, ठीक है। 15% 5,000 के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आप टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 6 लाख रुपया। आपको मिल रहा कितना है, 7,90,000 रुपया। टोटल अमाउंट आपका कितना हो रहा है, 13,990, ठीक है। 13,90,000, ठीक है, सॉरी। तो आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा होगा ये अमाउंट भी कम है, इतना रुकने के बाद आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ की बात करें, इसी को मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ऐसा सोचिए कि आप अपने लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज आपकी शादी अब भी हुई है और आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा जब 20-25 साल का हो जाएगा तब मैं उसको ये फंड दूंगा, ठीक है। आप ऐसे अज्यूम करिए। तो आप वो फंड कितने साल तक के लिए होल्ड करोगे, 25 से 30 साल। तो ठीक है, 25 साल में कुछ नहीं, अमाउंट भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, रेट भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ईयर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 25 साल किया मैंने, आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 15 लाख रुपया। आपको मिल रहा कितना है, 1,48,00,000। टोटल अमाउंट आपका कितना मिल रहा है, 1,63,00,000,
ठीक है। आप सोच रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, 5,000 की एसआईपी रखी ना, 5,000 में कुछ एडिशनल पैसे डाले, कुछ भी नहीं डाले, अमाउंट एक्सपेक्टेशन रेट भी 15% का ही रखा, सिर्फ ईयर आपने बढ़ाया, ठीक है। तो आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। इसमें से आप इन्फ्लेशन कट कर दो और एक्सपेंस और एग्जिट रेशो भी कट कर दोगे तो 1,30,00,000 आपका बचता है, ठीक है। तब भी आपके पास कितना ज़्यादा पैसा बच रहा है। अगर यही अमाउंट आप थोड़ा बढ़ा दोगे, ठीक है, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ। अगर किसी की अच्छी सैलरी है तो वो 10,000 कर सकता है। तो उसके हिसाब से देखिए 3,26,00,000 का मिल रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है। और आपने इन्वेस्ट कितना किया है? टोटल 30,00,000 रुपया। और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 2,96,000, 2,96,000 एकड़ लैक्स, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से एसआईपी और म्यूचुअल फंड काम करता है। और लमसम वाले लोग के भी लिए भी मैं बता देता हूँ। अभी लमसम वाले के लिए मैं बताऊँ तो सपोज आप 5,00,000 रुपया डाल रहे हो, क्योंकि छोटा अमाउंट तो आप डालोगे नहीं, मैं 5 साल का ही ले रहा हूँ और यहाँ पे 25 साल के लिए ले रहा हूँ। चलो 25 नहीं, 20 साल के लिए लेता हूँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन रेट 15% का रखता हूँ मैं। एसआईपी में देखो 5,00,000 आपने लमसम के लिए डाला, मतलब एक टाइम पैसा डाल दिया 20 साल के लिए। कितना मिल रहा है आपको? 77। समझ रहे हो? तो लमसम से बेटर तो मेरे को एसआईपी ही लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो चलिए अब रिटर्न के तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने 10,000 डाला रहता है एक साथ, तो आपको कितने साल पे कितना रिटर्न मिलता? एक वीक में 1.5% का रिटर्न मिलता और 5 साल में 225% का मिलता। 216 मतलब यहाँ से वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। या इन दोनों के बीच का रिटर्न है वो, ठीक है। तो आपको ये रिटर्न दिख रहा है एनुअलाइज, ये आपका एवरेज रिटर्न होता है। तो 25% का मिल रहा है और 10 साल के हिसाब से 15% का, जो कि मैंने वहाँ एसआईपी कैलकुलेटर में भी 15% ही लिया था। इससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैंने 15% का लेके रखा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कम मिलेगा, माइनस में चले जाता है। देखो यहाँ पे माइनस में शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो 1 साल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एसआईपी में कैलकुलेशन वगैरह करना रहेगा। एसआईपी का रिटर्न देख लीजिए। एक साल में आपने 1,000 डाला तो पहले साल में आपको 12,000 मिल जाएगा। और ऐसे ही 10 साल के लिए आपने डाला तो 12,00,000 रुपया डाला आपने, 1,20,000 है, सॉरी 12 बोल रहा हूँ मैं। तो आपको मिला कितना? 3,44,000, ठीक है। 17% तक का रिटर्न, तो समझ रहे हो? 17% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है, लोग जो कि अपन ने वहाँ पे सिर्फ 15% तक का रिटर्न कैलकुलेट किया था। तो आप जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए जितना रुकोगे आपको उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड और एसआईपी में, ठीक है। तो कंपैरिजन देख लेते हैं। ये फंड मतलब एचडीएफसी फंड की बात कर रहे हो और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो पिछले 5 साल में फंड ने तो 25% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 16% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मतलब ये फंड बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपको कोई बाय और सेल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको फंड चूज़ करते समय कैसे देखना है, ठीक है। और भी मैंने काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो बना के रखे हैं, तो आप वो सब देख सकते हैं। मैं चाहिए हो तो उसका वीडियो पिन कमेंट में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, ठीक है। आप वो सब वीडियो भी जाके देख लीजिए। स्कीम के बारे में बात कर ले तो फंड मैनेजर है रोशी जैन। लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 को हुआ था। एक्सपेंस रेशो 1.09 एज अ डिक्लेयर है। और ये टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है, तो जब भी खरीदो तो देख लेना बेंचमार्क किसको बिलोंग करता है। निफ्टी 500 को। मिनिमम एसआईपी अभी कैलकुलेट नहीं बताया गया है। वन टाइम, फर्स्ट टाइम, ये सब कुछ नहीं बताया है। ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें और कभी भी जा सकते हो, लेकिन इसमें 3 साल का लॉकिंग है, ठीक है। टैक्स रेट की बात करें तो 3 साल के लॉकिंग के वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि अभी करंट है 12.5% के हिसाब से। और जिसमें से भी आपको अगर 1,25,000 का बेनिफिट हो रहा है तो नो टैक्स लगेगा, ठीक है। और सेक्शन 18C के तहत आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये था
आज का डिटेल एनालिस मैं और भी ज़्यादा डीपली तरीके से बता सकता था कि आपको फंड में देखना क्या है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने वो सोचा कि आप अगर फंड खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो आप ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो इसलिए खरीद रहे हो। अदरवाइज़ आप इतना रिसर्च वगैरह कर सकते हो तो आप इक्विटी बाय कर सकते थे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। बाय।